फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है आज का शिक्षा में आय के स्रोत। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसको दिया हुआ है, देखिए क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। शिक्षा के वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों को समझना, कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे शिक्षा के वित्त पोषण के लिए। दूसरा है बंदोबस्ती और अनुदान सहायता सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में पता होना, क्या प्रथाएं थी स्टार्टिंग में और ये बंदोबस्ती प्रथा क्या है इसको जानेंगे इससे। शिक्षा के वित्त पोषण में सरकार की भूमिका को समझना। तो सबसे पहले आय क्या है इसको देखते हैं। वर्तमान काल में सभी संगठनों एवं संस्थाओं को चलाने के लिए धन अति आवश्यक है। बिना धन के तो घर नहीं चलता। कोई भी संगठन और संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होगी ही। शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए आज वह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। अतएव शिक्षा के लिए एक धन एकत्र किया जाता है, इसलिए जो आर्थिक प्राप्तियां होती है, धनागमन आमदनी होती है, वह क्या कहलाती है? आय कहलाती है। शिक्षा के लिए जो धन एकत्र किया जाता है अथवा शिक्षा के लिए जो आर्थिक प्राप्तियां होती है, वह शैक्षिक आय कहलाती है। प्रायः वार्षिक अर्थ प्राप्ति धनागमन या आमदनी कहलाती है। विद्यालयों के अध्यापन कार्य तथा अन्य सेवाओं के उपलक्ष्य में जो धन एक वर्ष भर में छात्र समुदाय, सरकार, सामग्री विक्रय या ब्याज आदि से प्राप्त होता है, वह शिक्षा की आय होती है। आय की गणना प्रायः एक वर्ष के लिए होती है। यह वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और अगले वर्ष की 31 मार्च तक जाता है। इसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। यह प्रायः दोनों वर्षों के संकेत से व्यक्त किया जाता है। स्रोत का तात्पर्य उस आधार या साधन से है जिससे धन बराबर आकर मिलता रहे। अतएव आय के स्रोत वे साधन या अभिकरण हैं जिनसे शिक्षा को बराबर आर्थिक प्राप्तियां होती रहती है। देखते हैं कि शिक्षा के वित्त पोषण में आय की प्राप्तियां अनेक स्रोतों से होती है। इन स्रोतों से थोड़ा थोड़ा करके बहुत धन इकट्ठा हो जाता है। एक स्रोत की कमी को अन्य स्रोत प्रायः पूरा कर देते हैं। इससे शिक्षा वित्त को बढ़ाने में प्रयास अनेक स्तरों या क्षेत्रों में करना संभव होता है। शिक्षा की प्रगति बराबर हुआ करती है, उसमें कोई बाधा नहीं होती। बहु स्रोत प्रणाली होने का लाभ शिक्षा वित्त की विशेषता है। मतलब बहु स्रोत प्रणाली केवल एक ही स्रोत से मिलता है ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्वजनिक स्रोत में क्या आता है। इसमें है सार्वजनिक स्रोत में पहला है क में है केंद्रीय निधि, दूसरा है राज्य निधि। केंद्रीय निधि की बात करते हैं तो 1833 और 1871 के मध्य जब भारत का शासन केंद्रीकृत था, तब शिक्षा के केंद्रीय अनुदान दिए जाते थे। जब 1871 में शासन विकेंद्रीकृत हुआ, तब से प्रांतीय अनुदान की व्यवस्था प्रारंभ हुई और शिक्षा विभाग के वित्तीय विवरणों में उन्हें प्रांतीय राजस्व की संज्ञा प्राप्त हुई। भारतीय संविधान में समस्त शिक्षा का भार राज्यों पर रखा गया था। केंद्र सरकार का शिक्षा में उत्तरदायित्व केवल राष्ट्रीय महत्व की कुछ संस्थाओं जैसे 7 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विज्ञान एवं तकनीकी के राष्ट्रीय संस्थान, वृत्तिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संघ अधीन की शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक शिक्षा, उच्च शिक्षा का समन्वय एवं मानक निर्धारक, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण और हिंदी का प्रसार एवं उन्नयन है। 1976 में संविधान संशोधन के फलस्वरूप शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। अतएव शिक्षा व्यवस्था केंद्र तथा राज्य की सहभागिता का अंग बन गई है। चेंज हो गया मतलब। अब देखते हैं राज्य निधि। प्रत्येक राज्य अपने राजस्व से, जिसमें केंद्र से प्राप्त धनराशियां भी सम्मिलित रहती है, शिक्षा के लिए निधि निर्धारित करता है, जो राज्य निधि कहलाती है। प्रदेश की शिक्षा के लिए यह धन व्यय करने के अतिरिक्त राज्य सरकारें स्थानीय निकायों एवं निजी अभिकरणों, प्राइवेट एजेंसीज को भी शिक्षा के प्रयास के लिए वित्तीय सहायता देती है, जो अनुदान कहलाती है। इस सहायक अनुदान के विस्तृत नियम बनाए जाते हैं जिनके आधार पर सहायता दी जाती है। कुल राज्य निधि प्रायः 2 भागों में बटी होती है। एक भाग पहले से चली आ रही संस्थाओं या कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है, जैसे प्रतिबंध व्यय या आयोजनोत्तर या नॉन प्लान व्यय कहते हैं। दूसरा भाग शिक्षा के विकासात्मक कार्यों के लिए होता है, जिसे योजनागत व्यय या विकासात्मक व्यय कहते हैं। स्थानीय निकाय, इस स्रोत में धन की वह निधियां सम्मिलित है जिसमें नगर पालिका परिषदों, जिला परिषदों, छावनी बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र समिति की सामान्य निधि से प्राप्त किया जाता है। ये स्वायत्त शासन की संस्थाएं होती है जो किसी स्थान विशेष में स्थापित की जाती है, अपने क्षेत्र की जन सेवाओं की व्यवस्था करती है।
क्षेत्र के अनुसार इनके विभिन्न नाम दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में यह नगर निगम, नगर पालिका, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, छावनी या कंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित क्षेत्र या नोटिफाइड एरिया कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तर पर इन्हें जिला बोर्ड, जिला परिषद, तहसील स्तर पर जनपद तालुका बोर्ड और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत कहते हैं। शिक्षा वित्त में शहरी स्वायत्त संस्थाओं के समवेत स्रोतों को म्यूनिसिपल निधि कहते हैं और ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं के समवेत स्रोत को जिला बोर्ड या स्थानीय निधि कहते हैं। तीसरा है म्यूनिसिपल बोर्ड। नगर पालिकाएं 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में अस्तित्व में आई और सफाई, पुलिस, शिक्षा तथा संचार व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाई गई। बाद में पुलिस संबंधी दायित्व उनसे ले लिया गया और जन कल्याण के अन्य कार्य करने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई। कानून ने नगर पालिकाओं को शिक्षा संबंधी व्यय का भार उठाने की अनुज्ञा तो प्रदान की, किंतु इस कार्य की अनिवार्यता उन पर आरोपित नहीं की। म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम आदि की आय का साधन प्राय उनके भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत भवनों, जायदाद पर लगने वाले कर होता है। वे सफाई कर, हट कर, नजुल भूमि कर आदि की व्यवस्था करते हैं। कुछ नगर पालिकाएं नगर में परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके उनसे भी आमदनी करती है। इस आय के अतिरिक्त उन्हें शासन से शिक्षा के लिए अनुदान भी मिलता है। भारत में लोकतंत्री विकेंद्रीकरण की एक नई व्यवस्था, जिसे पंचायती राज कहते हैं, प्रारंभ की गई। इसकी रचना ग्राम, खंड तथा जिला स्तरों पर स्थानीय स्वशासन निकायों की त्रिसोपनी संरचना के रूप में की गई, जो अग्रलिखित है। ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। जिला बोर्ड निधि। ब्रिटिश भारत में देहाती क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों के रूप में कार्य करने के लिए जिला परिषदें तहसील स्तर पर जनपद या तालुका बोर्ड होते हैं। जिले के ग्रामों में स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा तथा संचार के लिए वह उत्तरदायी थे। उनमें राजस्व का स्रोत लगान के साथ वसूल किया जाने वाला एक स्थानीय भूमि कर था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं के बनाए रखने के लिए राज्य अनुदानों के साथ दिया जाता था। इसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रारंभिक शिक्षा की थी, किंतु कभी कभी वे माध्यमिक विद्यालय भी चलाते थे। थैंक यू।